गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 25 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है। ओके, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस एम एस रामचंद्र राव को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो एम एस रामचंद्र राव की बात करें तो यह हाल ही में झारखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कौन? जस्टिस एम एस रामचंद्र राव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एम एस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है। वैसे आपको यह चीज पता होना चाहिए कि यहां पर भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर नाम मेंशन किया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस या जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को नाम भेजती है और प्रेसिडेंट फाइनली नियुक्त करते हैं राज्य के हाईकोर्ट के जजेस को। देखिए, अभी तक झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी अपॉइंट थे। इनका स्थान लिया है अब एम एस रामचंद्र राव ने। ठीक है, एम एस रामचंद्र राव वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे। अब ये झारखंड राज्य के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मनमोहन की नियुक्ति की गई है, जस्टिस मनमोहन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो सुरेश कुमार केत को हाल ही में नियुक्त किया गया है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ताशी रावस्तान की नियुक्ति की गई है, कल ही हमने डिस्कस किया था। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी हैं। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के आर श्रीराम हैं। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नितिन मधुकर जामदार हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव शखधर है। तो इन सभी को याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एनसीबी, आपने मूवीज में सुना होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग तस्करी है ना, जो अवैध मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी को रोकना, उसके लिए काम करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हाल ही में इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर है अनुराग गर्ग। इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। आईपीएस अधिकारी है, 1993 हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर थे और अब इन्हें एनसीबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। एनसीबी के अभी तक डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह थे, अब इनके स्थान पर अनुराग गर्ग की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अनुराग गर्ग का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जो कार्यकाल है वो अभी शुरू होगा 2024 में और 23 मई 2026 तक ये अपने पद पर रहने वाले हैं। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग। देखिए, यहां पर एनसीबी के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियां मिल गई है कि भैया मादक पदार्थ के खिलाफ काम करने वाली एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, मादक पदार्थों के खिलाफ काम करती है, उनके अवैध उपयोग को रोकने का काम करती है एनसीबी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए देखिए, कंप्लीट पैकेज, ऑल इन वन पैकेज अवेलेबल है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन के एक्सेस का, जहां पर आपको एप्लीकेशन, स्पेशली रूट एप्लीकेशन में आपको सारे कोर्सेस, सारे पीडीएफ एक साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और इसके अलावा आपको 3 ईयर वैलिडिटी भी अवेलेबल है। तो आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, वनडे एग्जाम के हों, जितनी भी पीडीएफ्स हैं उनका आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है पर्टिकुलर वैलिडिटी के साथ। तो दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
ऑल इन वन कोर्स है आपके लिए, आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको वहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो बिना देर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट होते हैं जिनको मल्टीपल चीजें एप्लीकेशन में पढ़नी होती है, अलग अलग वो बाय करते हैं, अवेल करते हैं, तो उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के रूप में ऑल इन वन पैकेज आपको यहां पर दिया जा रहा है काफी नॉमिनल चार्जेस में। 1 ईयर वैलिडिटी और 3 ईयर वैलिडिटी ध्यान से देखकर आप अवेल कीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आए। निम्नलिखित में से किसने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है? यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सभा का हाल ही में आयोजन किया गया था। तो सितंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है, ठीक है। इसका जो आयोजन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में किया गया। थीम की बात करें तो मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो 2024 में यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 की थीम है। देखिए यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक साथ आकर काम करें, सभी एक साथ मिलकर शांति स्थापित करें और पूरे वर्ल्ड को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारत में एक आदर्श वाक्य के रूप में शास्त्रों में वर्णित है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के तौर पर पूरा वर्ल्ड एक साथ रहे और शांति के लिए काम करे। तो नरेंद्र मोदी ने इस पर्टिकुलर थीम पर पूरे स्पीच को दिया था, संबोधित किया था यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को, ठीक है। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सितंबर 2024 में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में विनोद बच्चन को। आंसर हो जाएगा आंसर डी, विनोद बच्चन, ठीक है ना। फिल्म मेकर है, बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट की हैं, जैसे तनु वेट्स मनु, है ना, इंटरेस्टिंग मूवी थी, दोनों पार्ट अच्छे हैं। जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट्स सनी, शादी में जरूर आना, ये सारी मूवीज हैं जिनको डायरेक्ट किया है किसने? विनोद बच्चन ने। तो हाल ही में विनोद बच्चन को ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। यहां पर यह याद रखिएगा कि भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो भारत के किस व्यक्ति को यह अवार्ड दिया गया हाल ही में 2024 में ग्लोबल प्रेस्टीजियस अवार्ड? तो यह दिया गया है विनोद बच्चन को, ओके। महाराष्ट्र के पुणे में पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर हो जाएगा सी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया जाने वाला है। देखिए महाराष्ट्र की जो मंत्रिमंडल है, जो वहां की कैबिनेट है, उसने महाराष्ट्र के पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब महाराष्ट्र की कैबिनेट ये प्रस्ताव भेजेगी केंद्र के पास, केंद्र के पास भेज दिया है। जैसे ही केंद्र अप्रूवल दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, वैसे ही पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संत तुकाराम के बारे में आपने काफी स्टोरीज में सुना होगा, जो भगवत चर्चा से संबंधित स्टोरीज होती है, वहां पर आपने सुना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस एक संत हुए हैं संत तुकाराम। 17वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र में एक संत, कवि कह लें, समाज सुधारक कह लें, संत तुकाराम, ठीक है ना। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं और भगवान विट्ठल, जो कि कृष्ण भगवान का ये एक रूप है, विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में काफी पूजे जाते हैं, तो उनकी अनन्य भक्ति के लिए इन्हें जाना जाता है, संत तुकाराम को। अब इन्हीं के नाम पर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किया जा रहा है क्या? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है।
तुकाराम महाराज ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में जो अंधविश्वास है, जो जात पात का भेदभाव है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया था। और संत के तौर पर तो संत समाज में पूजनीय है ही संत तुकाराम, इनके नाम पर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल अप्रूवल दे देगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बदल देगी। भारत में हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो भारत में हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। ठीक है, देखिए अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। एक समाज सुधारक बोल लें, समाज सेवी बोल लें, जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जन्म तिथि जयंती के रूप में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। यहां पर पर्टिकुलर अगर अंत्योदय वर्ड को देखें ना, तो इसका मतलब होता है कि भैया समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के जो सबसे अंतिम कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसका भी उत्थान किया जाएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को डेवलप करना अंत्योदय का मुख्य अर्थ होता है। अब अंत्योदय दिवस मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनका उत्थान किया जाए, उनके उत्थान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए। यह अंत्योदय दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान समाज सेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है ना, इन्होंने ही अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अभी मैंने आपको बताया कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में भी सरकार को, समाज को सोचना चाहिए। वही असल में विकास होता है, जब सबको लेकर, सोसाइटी में सबको लेकर एक साथ चला जाए। ठीक है, तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। गरीब और वंचितों का उत्थान करना, इसके लिए समाज को अवेयर करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की बात करते हैं कि एजेंसी क्या है। तो हमारे जो सशस्त्र बल हैं, है ना, जो हमारी आर्मी है, चाहे एयरफोर्स हो, उनके लिए एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाना, उनका विकास करना एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य कार्य है। हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में जितेंद्र जे जाधव को नियुक्त किया गया। जे आप ऐसे याद कर लो, जितेंद्र जे जाधव। ठीक है, तो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, ठीक है ना, जितेंद्र जे जाधव। 1999 में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी में शामिल हुए थे, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में शामिल हुए थे, और फिर अलग अलग जगह पर इन्होंने काम किया है। और ऑल ओवर भैया डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर, एयरक्राफ्ट, है ना, इन चीजों के डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर इन्हें 37 साल का अनुभव है। जे ठीक है, तो हाल ही में जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। साइंटिस्ट के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर इनकी जो उपलब्धियां है, उनके कारण इन्हें डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है, डीआरडीओ अग्नि अवार्ड दिया जा चुका है, डीआरडीओ अग्नि अवार्ड फॉर सेल्फ रिलायंस के लिए दिया जा चुका है, डीआरडीओ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड, और काफी लंबी फहरिस्त है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जितेंद्र जे जाधव एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उद्देश्य भी मैं आपको बता ही चुका हूं कि यह काम क्या करती है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी काम क्या करती है ना। तो भैया डिजाइन, एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाना, उनका विकास करना, यह इसका मुख्य कार्य है। 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? देखिए, 25वें आईफा अवार्ड समारोह 2025 में नेक्स्ट ईयर राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। अभी 2024 में ये अबू धाबी में आयोजित किए जाने वाले। ठीक है, तो 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन 2025 में किया जाएगा। 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक जयपुर के एल्बर्ट हॉल में। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और आईफा संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाएंगे। 25वें आईफा अवार्ड है,
ठीक है, आप इनके बारे में जानते हैं, फिल्मों के क्षेत्र में बहुत ही बड़े अवार्ड कहलाते हैं नेशनल अवार्ड के बाद। तो यह दूसरी बार है जब आईफा अवार्ड का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। पहले 2019 में पहली बार महाराष्ट्र के मुंबई में आईफा अवार्ड आयोजित किए जा चुके, और अब 2025 में राजस्थान के जयपुर में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड आईफा के नाम से जाने जाते हैं, है ना, फिल्मों के क्षेत्र के अवार्ड हैं। पहली बार भारत में मुंबई में 2019 में आयोजित हुए थे। 2024 में अबू धाबी में अब इनका आयोजन किया जाने वाला है, और 2025 में राजस्थान के जयपुर में आयोजित होंगे। 2024 के अब होंगे, जो भी अवार्ड दिए जाएंगे तब हमको पता चलेंगे। हम 2023 के आईफा अवार्ड की बात करें, उनके विनर की बात करें, तो यहां पर हम 2-3 विनर देख सकते हैं काम काम के। 2023 के जो आईफा अवार्ड थे ना, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल ऋतिक रोशन विक्रम वेदा के लिए। ये आईफा अवार्ड 2023 के। 2024 में अबू धाबी में आयोजित होंगे, और 2025 में आयोजित किए जाने हैं राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2024 में श्रीलंका के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है हरिनी अमर सूर्या को। श्रीलंका के पीएम के रूप में हरिनी अमर सूर्या। तो आपको पता है अभी श्रीलंका के हमने लास्ट डे शायद प्रेसिडेंट पढ़े थे, है ना, उनकी भी बात करेंगे। सितंबर 2024 में हरिनी अमर सूर्या, आंसर सही लिया हमने, बिल्कुल सही है, ने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर पद की जो शपथ है वहां के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिशानायके के द्वारा दिलवाई गई। तो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, नए प्रेसिडेंट श्रीलंका के, और अब नई पीएम बनी है कौन? हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की 16वीं पीएम है, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धना के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पहले दिनेश गुणावर्धना प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक श्रीलंका के, और अब बनी है कौन? 16वीं प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, इससे पहले अनुरा कुमारा दिशानायके ने श्रीलंका के नवे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। लास्ट सेशन में हमने इनकी बात की थी। ठीक है, आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी श्रीलंका की थी। 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी सिरिमाओ भंडार नाइके। तो ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की पहली महिला पीएम थी, श्रीमाओ भंडार नाइके। ठीक है, 1960 में। लास्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 41th इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स समिट का इनॉग्रेशन किया गया? तो 41वीं इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर समिट का इनॉग्रेशन जो है ये किया है हाल ही में राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री। और इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित अगर कोई सम्मेलन है तो obvious सी बात है रक्षा मंत्री देखेंगे, तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41th इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन में नेशनल एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी और मेरीटाइम सिक्योरिटी जोन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाने वाली है। यहां पर पर्टिकुलर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, जिसके कमांडरों का यहां पर कॉन्फ्रेंस किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, कोस्ट गार्ड एक्ट लाया गया था 1978। इसके द्वारा भारत में एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। कोस्टल एरिया में भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपी गई है। इनके कमांडरों का इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर सम्मेलन जो कि 41वां है, कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। ओके, डन। तो यहां पर 25 सितंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, है ना, तो यहां पर क्लियर हो जाता है
कि भारत में जो मेरीटाइन एरियाज है उनमें रूल्स को लागू करना, उनकी सेफ्टी के लिए काम करना मुख्य उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का। चलिए अब लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। आंसर देख लेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है इंडिया ए ने। किसने जीता है? इंडिया ए, दिलीप ट्रॉफी 2024। ठीक है, इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया था, आपको पता है ना। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का नवा राष्ट्रपति चुना गया? अभी हमने बात की अनुराग कुमारा दिसा नायके। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है हाल ही में रिया सिन्हा ने। ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई? तो ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री दी गई है लापता लेडीज को। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है जस्टिस तासी रबस्तन को। अभी हमने बात की थी। आगे आ जाएं। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी का गोल्ड किसने जीता? किसने भाई? इंडिया ने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बने हैं कौन? ये हैं आलोक रंजन। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया? तो चिरंजीवी। ठीक है, साउथ के एक्टर। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन? तो ये हो जाते हैं भाई संग्राम सिंह। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आइकिया 2024 का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। आंसर सी। ओके, लास्ट डे के सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। आंसर ले लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? पहला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ज्योतिबा फूले को, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। वो ही भारत के पहले वायसराय बनते हैं 1858 में। ठीक है, ओके, तो आंसर मिल गए तीनों के। अब यहां पर 3 क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।